हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनियन जुडिशरी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट, और आज हमारा टॉपिक है स्टेट जुडिशरी मींस हाई कोर्ट। तो जैसे यूनियन जुडिशरी में हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट, मतलब यूनियन क्या होता है? सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? यूनियन मींस सेंट्रल, और सेंट्रल पूरे भारत के लिए कोई होगा, पूरे इंडिया के लिए जो होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट। और अगर मैं स्टेट जुडिशरी बात कर रहा हूं तो स्टेट जुडिशरी होगा वो स्टेट्स के लिए होगा। हमारे देश में जितने स्टेट्स हैं या कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं तो उनकी संख्या क्या है? वर्तमान में देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट मेंशन होगा, बट पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के ये क्लियर कर दिया गया कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट नहीं होगा। एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट को भी कवर कर सकता है। तो हम इसको थोड़ा डिफरेंस है वो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वन हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, बट पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा, वन हाई कोर्ट फॉर वन और मोर देन वन स्टेट्स। ठीक है, एक या एक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट किसका जुरिडिक्शन है? दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव का है, उसके बाद गोवा का है, फिर महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र के अंदर कितने हो गए? 3 जुरिडिक्शन, मतलब 3 हाई कोर्ट, मतलब एक ही हाई कोर्ट के अंदर 3 स्टेट कवर हो रहे हैं। उसी तरह हम गुवाहाटी देखेंगे तो आसाम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, फिर त्रिपुरा भी है। तो मतलब 3-4 स्टेट का एक है। आंध्र प्रदेश, अभी क्या हुआ? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए, 2 राज्य बन गए, लेकिन उनका हाई कोर्ट क्या है? अभी कंबाइंड हाई कोर्ट है। तो इसी तरह जो हमारे नंबर ऑफ हाई कोर्ट हैं जो अभी देखने को मिलते हैं, तो अभी ये एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया? देयर आर 24 नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। तो कितने हाई कोर्ट हैं? 24 हाई कोर्ट है। तो देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया तो इसके बाहर से एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो हम लोग इसे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि देयर आर 24 हाई कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, कितने हैं? 24 हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में। अब क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है? कितने जजेस हैं और कितने चीफ जस्टिस क्या है? तो हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे। देयर इज 1 चीफ जस्टिस इन एवरी हाई कोर्ट। तो हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे, और उसके बाद अदर जजेस होंगे। ठीक है, 1 चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। अब इनकी संख्या कितनी होगी या इनके नंबर्स कितने होंगे, ये डिफाइन करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो जो अदर जजेस हैं इनके नंबर्स को डिफाइन करना किसका काम है? पार्लियामेंट का। तो इनके अदर जजेस के नंबर को डिफाइन करना पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है बेटा कि हाई कोर्ट के जो नंबर ऑफ जजेस हैं अदर देन चीफ जस्टिस इज डिटरमाइंड बाय द किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये कंपोजिशन हो गया। अब भाई क्वालिफिकेशन क्या होता है? अब कोई किसी को जज बनना है तो उसको क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो क्या क्वालिफिकेशन है ये हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर डालते हैं। तो जो सबसे पहला मैंने आपसे कहा था, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया।
ठीक है, वो भारत का एक नागरिक होगा, ये कंपलसरी कंडीशन है। उसके बाद जो हाईकोर्ट के जज बनने के लिए दूसरी कंडीशन है, वो किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 साल के लिए जज होना चाहिए। ठीक है, अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि हाई कोर्ट या उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो किसी भी कोर्ट में एटलीस्ट 10 ईयर के लिए, नहीं हाई कोर्ट में जज होगा तो नहीं होगा ना, ये चीफ जस्टिस के लिए होगा, लेकिन जो जितने भी कोर्ट्स हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, वहां एटलीस्ट वो कितने समय के लिए सर्व करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, ही मस्ट हैव वर्क एज ए जज, ही मस्ट हैव वर्क एज ए जज फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स। ठीक है, वर्क एज ए जज नॉट लेस देन 10 ईयर्स। तो ये सेकंड आपका पॉइंट है। जो थर्ड है, तीसरा क्या होना चाहिए बच्चे, कि ये हाई कोर्ट या किसी मतलब ये हाई कोर्ट में कंटिन्यू इनका प्रैक्टिस होना चाहिए फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तीसरा 10 years प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट। ठीक है, और ये प्रैक्टिस किसकी बात हो रही है, एडवोकेट, तो इनका 10 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए एज ए एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट। क्लियर है? तो देखिए ये क्या हो गया, पहला तो हमने कंपोजिशन देखा कि एक चीफ जस्टिस तो हर हाई कोर्ट में होगा, उसके बाद जो अदर जजेस होंगे उनकी जो नंबर्स है उसको पार्लियामेंट डिफाइन करेगा। दूसरा हम लोगों ने देखा क्वालिफिकेशन पहला हम लोगों ने देखा कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव वर्क फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर इन एनी ऑफ द कोर्ट। ठीक है, एज ए जज। उसके बाद हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 ईयर की प्रैक्टिस एज ए लॉयर होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है जो क्वालिफिकेशन किसी भी जज के लिए होता है, ये याद होना चाहिए बेटा। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं हाई कोर्ट से। अब भाई इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तीसरा जो हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देखो भाई, जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा, जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद और इस कंसर्न स्टेट से वो करने के बाद, कंसर्न जो स्टेट है जहाँ पे चीफ जस्टिस अपॉइंट होने हैं उनके गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद जो स्टेट है स्टेट से कंसल्ट होगा। उसके बाद जो अदर जजेस हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उनका अपॉइंटमेंट होगा चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि टेन्योर क्या है। देखिए टेन्योर का वैसे तो निर्धारण ये है कि 62 ईयर एज जो है, जब तक किसी पर्सन की एज 62 ईयर नहीं होती है, मीन्स कि किसी जज की एज 62 ईयर होगी तो वो रिटायर हो जाएगा। बट अगर मान लो किसी ने 54 ईयर में कोई जज बनता है तो उसका अराउंड 8 साल का होगा, कोई 50 साल में बनेगा तो उसका 12-13 साल का होगा। तो ये मतलब एक एज डिफाइन है कि 62 के बाद वो जज हाई कोर्ट में नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या था 65 ईयर, हाई कोर्ट के लिए कितना है 62 ईयर। तो ये टेन्योर 62 है। लेकिन इससे पहले क्या हो सकता है, इससे पहले इनको हटाया जा सकता है इनके पद से। अब ये कैसे कैसे हटाया जा सकता है, पहला हो सकता है कि ये खुद रिजाइन कर दें, तो रेजिग्नेशन पहला ग्राउंड होता है। दूसरा ग्राउंड क्या होता है बेटा, दूसरा ग्राउंड होता है हमारा कि पार्लियामेंट से सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है वैसे ही पार्लियामेंट से 2/3 मेजॉरिटी से, यदि दोनों हाउसेस ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अगर इनके लिए
पास किया जाता है, एक रेजोल्यूशन निकाला गया जिसमें बताया गया कि भाई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ को फॉलो नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने कुछ गलत किया। उसके बाद वो चीज़ें जाएंगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में जाने के बाद उस पर आर्गूमेंट होगा, उसके बाद दोनों हाउसेस से एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से जब वो पास होगा तब इन्हें हटाया जाएगा। रिमूवल ऑफ जजेस इस तरह किया जाता है, ठीक है। तो इनके रिमूवल के लिए क्या है, ये बहुत टफ प्रोसीजर है भाई, प्रोसीजर तो बहुत टफ है कि भाई पार्लियामेंट मतलब यूनियन पार्लियामेंट में जाएगा और वहां से किसी स्टेट के जज को या चीफ जस्टिस को हटाना तो बड़ी बात है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको इंडिपेंडेंट रखा जा सके, हमारे जुडिशियल सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा जा सके, इसलिए ये सिस्टम किया गया है। तो इसके लिए पूछा भी जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखने के लिए क्या किया गया है, तो आप ये कहेंगे कि उनके सर्विसेज को डिफाइन की गई है, उनके पे एंड अलाउंसेस को सिक्योर किया गया है, उनकी जो सर्विसेज है उनको एकदम एश्योर किया गया है कि आप बहुत आसानी से नहीं निकल सकते, आप बड़े डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भाई टेन्योर और कंडीशन ऑफ सर्विसेज, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पावर, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ हाई कोर्ट। पावर, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ हाई कोर्ट। तो एक एक करके हम इसे भी डिस्कस करते हैं कि पावर, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ हाई कोर्ट क्या क्या है। अब आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ज़्यादा समय नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियोस को देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ। एक बार कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को तैयार होने से ये होता है ना कि जब आप करते हैं पेपर अटेम्प्ट तो वहाँ कुछ अगर भूल भी जाते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो आप अपने वर्ड में भी उसको अगर लिखते हो ना तो बहुत अच्छा उस पर राइटिंग आता है, प्रभाव आता है। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो जाते हो, ठीक है, और सिर्फ रट के जाते हो, भूलते हो, तो वहाँ पे मार्क्स गंवाना ही पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटा जल्दी जल्दी इसे देखो, और मैं बहुत कम समय में इसे कवर कर रहा हूँ। मीन्स कि 35-40 मिनट्स में आपका एक चैप्टर हो रहा है जो आपको 5 से 10 नंबर दिलाएगा। तो बने रहो बेटा, पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि आपको अलग नहीं पढ़ना है भाई, 6 सब्जेक्ट का बर्डन है, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बाकी लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं, सारे टीचर्स डाल रहे हैं, तो आप उन्हें भी देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 नंबर का लगभग क्वेश्चन होता है, तो आप एक बार अगर समझ जाते हैं तो उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जुरिसडिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो होता है जुरिडिक्शन जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में आता है। डायरेक्ट हाई कोर्ट में आना मतलब कि वो कोई भी पर्सन डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकता है अपने न्याय के लिए। मतलब आप सही सुन रहे हैं, कोई भी पर्सन डायरेक्टली हाई कोर्ट को परस्यू कर सकता है। और दूसरा जुरिडिक्शन होता है अपीलेट जुरिडिक्शन, जो अपील कहते हैं। मीन्स कि आपको एक बार लोअर कोर्ट में जाना होगा, लोअर से अगर आप हारते हैं तो हाई कोर्ट, फिर इसी तरह अपर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो वो अपीलेट जुरिडिक्शन होता है। लेकिन अभी हम बात करें ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जो मतलब हाई कोर्ट में आप डायरेक्टली जिसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट में आप पहला जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है स्टेट रेवेन्यू। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्टेट रेवेन्यू एंड इट्स कलेक्शन, अगर स्टेट रेवेन्यू के कलेक्शंस में या स्टेट रेवेन्यू के निर्धारण में कोई कमी होती है, कोई दिक्कतें होती हैं, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये पहला आपका राइट है और ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कोई भी मैटर जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित है और उसके वायलेशन से संबंधित है, फंडामेंटल राइट वायलेशन, तो आप कहाँ जा सकते हो? आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इस केस में दोनों जा सकते हो। उसके बाद क्या होता है, विल्स क्या होता है, वसीयत। अब अगर किसी वसीयत को लेके किसी तरह का कोई विवाद है, केस चल रहा है, मुकदमा है, तो उसके लिए वसीयत के लिए डायरेक्टली आप लोअर कोर्ट ना जाके डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का। उसके बाद डिवोर्स, उसके बाद डाइवोर्स के लिए भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। उसके बाद मैरिज
से संबंधित जो भी एक्ट होगा उसके लिए भी आप जा सकते हो, और इसे हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब ओरिजिनल के बाद क्या होता है? अपीलेट जुरिडिक्शन। तो भाई अपीलेट क्या है? अपीलेट है कि जब भी कोई केस लोअर कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट आए, मीन्स कि कोई केस है वो लोअर कोर्ट से आगे कहाँ गया? हाई कोर्ट गया है, तो उसे कहेंगे अपीलेट जुरिडिक्शन। और ये केस क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं सिविल सूट, मतलब कोई सिविल का मुकदमा, सिविल सूट्स कहते हैं, और दूसरा क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल सूट्स ये ऊपर जाते हैं, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ही सेशन कोर्ट में ये होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट तो हम देखेंगे कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है ये कहाँ पे हो रहा है? ये लोअर कोर्ट में हो रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो केसेस हैं सिविल सूट्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाले क्रिमिनल्स मैटर, ये कहाँ जाते हैं? ये लोअर कोर्ट में सबसे पहले लिए जाते हैं, वहाँ सुना जाता है। अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है या किसी के पक्ष में नहीं आता है तो वो परस्यू करता है हाई कोर्ट में, और वहाँ से भी अगर उसको लगता है कि संतुष्ट नहीं है न्याय से, उसको लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है? वो और भी अपर कोर्ट में जाके जजमेंट ले सकता है या अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीसरा है हमारा कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी स्टेट लॉ से संबंधित संशोधन होता है, कोई भी लॉ है जो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? स्टेट लॉ से, जो स्टेट लॉ से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा लॉ जो स्टेट लॉ से रिलेटेड है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो डिसाइड करने का अधिकार किसका है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को डिसाइड करने का अधिकार हाई कोर्ट का है। तो कोई भी ऐसा जो स्टेट लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अगर उसके किसी इंटरप्रिटेशन की बात होगी तो उसके लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, वहां से स्टेट लॉ में इंटरप्रिटेशन हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब भैया गार्जियन का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो यदि किसी भी तरह से कोई भी फंडामेंटल राइट में वायलेशन होगा, किसी भी तरह से आपके फंडामेंटल राइट में कोई वायलेशन होगा, फंडामेंटल राइट आपका कहीं से छीना जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए रिट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए रिट करेंगे। और रिट कहाँ पे करेंगे? रिट करेंगे हाई कोर्ट में। और फंडामेंटल राइट के केस में हम लोग रिट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन था और ये हाई कोर्ट का भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो ये किसके माध्यम से गार्ड करता है आपके फंडामेंटल राइट को? ये रिट के माध्यम से आपके फंडामेंटल राइट को गार्ड करता है। और ये रिट हम लोगों ने डिस्कस किया था, हार्बियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्स्योरी और तो ये जितने भी हैं, ठीक है, ये क्या है? रिट है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे लगता है कि फंडामेंटल राइट उसका वायलेशन हो रहा है तो वो रिट करेगा, हाई कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में इस रिट के अगेंस्ट में उसके साथ डायरेक्टली सुना जाएगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं, मतलब हाई कोर्ट एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये जो रिट वाला पोर्शन है ये मैंने लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट, वहां पे कवर कर रखा है मैंने। तो आप चाहो तो वहां से जाके सारी चीजें देख सकते हो। हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का जो रिट होता है या जो ये नाम दिए हैं, मतलब हर्बियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन,
ठीक है, तो ये जितने भी हैं वो सर्सियोरी। तो ये कहाँ पे मेंशन है, ये आपके हाई कोर्ट में मैंने मेंशन किया, उसको एलोबरेट किया, समझाया है, तो आप वहां से चीजों को देख सकते हो बेटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इश्यू ऑफ रिट। चलो ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कि हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है। तो देखो बेटा, हाई कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, तो जो हाई कोर्ट का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो ऐसा है कि हाई कोर्ट अपने स्टाफ, अपने सबऑर्डिनेट, मतलब जिस स्टेट की बात मैं कर रहा हूं उस स्टेट के स्टाफ को मेंटेन करना, चाहे अपने खुद के कोर्ट का स्टाफ मेंटेन करना, मतलब कि अपने कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ, ये सारा कुछ कहाँ से होता है मैनेज, ये होता है हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के तहत। तो जुडिशरी सेटअप में हाई कोर्ट और जो भी कोर्ट उसके मतलब उस स्टेट में होंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट का काम किसका होगा, वो हाई कोर्ट का होगा, और इसी को हम लोग कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। और उसके बाद फिर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हम लोग देख रहे हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी डिसीजन और डिक्री होगा, डिक्री मीन्स कि वो भी डिसीजन ही की फाइनल डिसीजन होता है, तो जो भी हाई कोर्ट का एक डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा इशू की गई डिक्री होगी उसको क्या किया जाएगा, पहले उसका प्रिंट आउट लिया जाएगा, उसको फाइलिंग करके उसको रिकॉर्ड में रख दिया जाएगा। समझ गए, मतलब हाई कोर्ट के जो भी डिसीजन या उसकी डिक्री है उसका प्रिंट आउट लिया जाएगा, उसको फाइल करके उसको वहाँ पे हाई कोर्ट में सुरक्षित रखा जाएगा, और इसे हम इसी वजह से हम इसे कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि वहाँ पे जो रिकॉर्ड है ना वो रिटन फॉर्मेट में सेव है, वहाँ पे सुरक्षित है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है और जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा सबऑर्डिनेट कोर्ट, क्योंकि आपका पेपर अब बहुत कम समय है, तो मैं हिस्ट्री का 1857 इसके बाद जल्दी से उठाने वाला हूँ, और जल्दी ही मुलाकात होगी। अब प्रतिदिन आपको एक वीडियो हमारा मिलेगा, और मैं प्रयास करूँगा कि नोट्स को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ ताकि आप वहाँ से एक्सेस कर सकें, और आप तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।